ऑलराइट, सो लेट मी मूव इट बैक टू द प्रीवियस थिंग, और मैं यहाँ पे मेरे पास यूएल और एलआई थे जहाँ पे हमने कल छोड़ा था एग्जैक्टली, और इसको भी हम प्रीवियस पे ले जाते हैं। राइट, सो अब अगर मैं ब्राउज़र पे देखूँ तो दिस इज़ समथिंग वेयर वी लेफ्ट ऑफ यस्टरडे। ठीक है, अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 एलाइज हैं, और ये 10 की 10 एलाइज किसके अंदर है? एक यूएल के अंदर है, यानी यूएल पेरेंट है और 10 एलाइज उसके चिल्ड्रन हैं। तो वैसे तो हम हर एलआई को अलग अलग टारगेट कर सकते हैं, 2-3 तरीके हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ से लास्ट एलआई को सेलेक्ट करूँ और इसको डिफरेंट कलर दे दूँ। मतलब अभी मैं सूडो सेलेक्टर पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताऊँगा कि ये क्यों ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की। तो मैं सपोज़ ये करता हूँ कि जी मुझे सेलेक्ट करना है किसको, यूएल के अंदर 8 एलआईज हैं या 9 हैं, तो मुझे सबसे आखिरी वाले एलआई को सेलेक्ट करना है। अभी तक जो काम हमने पढ़ा है उसके मुताबिक हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप इस एलआई को क्लास दे दें, सॉरी हाँ क्लास दे दें, आईडी दे दें, कुछ भी दे दें। तो मैं कह दूँ जी कि ये लास्ट चाइल्ड। ठीक, अब अगर मैं इस लास्ट चाइल्ड को यहाँ से पकड़ूँ और यहाँ पे आऊँ तो मैं कैसे स्टाइल दूंगा जी? बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम सीएसएस की क्लासेस देते हैं। मैं सपोज करता हूँ कि जी सारे एलआईज का जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड है, आखिरी वाले का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए? ब्लू हो जाए। ठीक, अब देखिए यूएल और एलआई ये जेनेरिक टारगेट है ना टैग नेम से, तो ये सारे एलआईज को क्या कर देगा? बैकग्राउंड रेड। लेकिन चूंकि ये स्टाइल बाद में आ रहा है तो ये उसको क्या कर देगा? ओवरराइट कर देगा। लेट्स सी ओवरराइट करता भी, ये नहीं करता। अच्छा, सम टाइम ये चीज़ नहीं करेगी। सम टाइम आपका जो बाद वाला स्टाइल है वो पहले वाले स्टाइल को ओवरराइट नहीं करेगा। वहाँ एक और कॉन्सेप्ट आएगा जिसको हम कहते हैं CSS रूल्स स्पेसिफिसिटी। अब स्पेसिफिसिटी एक टर्म है जो अभी सिर्फ ज़हन में रख लें, कभी ये प्रॉब्लम आया तो, यानी ऐसा होगा कि हम जो CSS का स्टाइल बाद में लिख रहे हैं ना, अभी तक मैंने ये बताया कि वो पहले वाले स्टाइल को क्या करता है? ओवरराइट करता है। लेकिन सम टाइम ऐसा होगा कि हम जो इवन बाद में भी जो स्टाइल लिखते हैं वो पहले वाले को ओवरराइट नहीं करता। तो इसका जो रीज़न या इसकी जो वजह है वो है CSS स्पेसिफिसिटी। तो अभी सिर्फ ये वर्ड जहन में कहीं किसी कोने खुदरे में छुपा लें। अब मैंने क्या करना था जी, मुझे लास्ट चाइल्ड का कोई भी स्टाइल चेंज करना था। लेट इट बी लाइक 2, कलर इज गोइंग टू बी वाइट। ठीक, तो ये इफेक्ट सिर्फ किस पे आया? लास्ट पे आया। अच्छा, ये कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा? बिकॉज कलर एलआई टेक्सचुअल एलिमेंट नहीं है। मुझे कलर चेंज करना होता तो मैं क्या करता? एलआई के अंदर एंकर को टारगेट करके। तो फिलहाल इसको छोड़ दें, फिर जो समझाना चाहता हूँ वो हट जाएगा। तो पहला तरीका तो यह है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर मल्टीपल चिल्ड्रन हो तो मुझे पहला चिल्ड्रन सेलेक्ट करना हो, लास्ट सेलेक्ट करना हो, तीसरा सेलेक्ट करना हो, सारे इवन चाइल्ड सेलेक्ट करने हो, सारे ऑड चाइल्ड सेलेक्ट करने हो, या कोई भी रैंडम चाइल्ड सेलेक्ट करना हो। तो उसके लिए ये तरीका तो ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा तरीका है कि मुझे जाके मैनुअली क्लास देनी है। और अगर लेट सपोज मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ सारे इवन नंबर ऑफ चाइल्ड सेलेक्ट करें, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 4 6 8 10 सारे इवन्स को जाके क्लास देनी पड़ेगी। और अगर मुझे ऑड सेलेक्ट करने हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सारे ऑड को, अब फॉर एग्जांपल आपके पास 50 एलिमेंट्स हैं, तो 50 में इवन कितने आते हैं? 20 30 25, तो मैं 25 एलिमेंट्स को जाके क्या देना पड़ेगा? ऑड की क्लास देनी पड़ेगी, और 25 एलिमेंट को जाके इवन की क्लास देनी पड़ेगी अगर मुझे ऑड इवन में डिफरेंट स्टाइल देने। लेकिन वो काम ठीक है, ज़रा लेंथी काम है। तो हमारे पास एक स्मार्ट अप्रोच है, और वो स्मार्ट अप्रोच भी यूजिंग सूडो सेलेक्टर है। अब मैं करता ये हूँ कि मैं सपोज करता हूँ जी कि इसी को मैं कॉपी करता हूँ और मैं कहता हूँ जी कि यूएल के अंदर एलआई है, और एलआई का आपको पता है सूडो सेलेक्टर हमेशा किसके साथ आता है? कॉलन के साथ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कि फर्स्ट चाइल्ड, क्या लिखता हूँ? फर्स्ट चाइल्ड। तो अब यहाँ जो भी स्टाइल दूंगा ये तमाम एलाइज को नहीं टारगेट करेगा, बल्कि उन एलाइज में से जो पहला चाइल्ड है उसको टारगेट करेगा। ठीक, और उसको कलर क्या दे देगा? यहाँ में दे देता हूँ जी फॉर एग्जांपल
ऑरेंज। अभी मैं कलर दे रहा हूँ, आप कोई भी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, विड्थ, हाइट वगैरह वगैरह। तो अब देखें कि मैंने सूडो सेलेक्टर में फर्स्ट चाइल्ड यूज़ किया तो उसने सारे के सारे चाइल्ड में सिर्फ किसको टारगेट किया, फर्स्ट को। बिल्कुल इसी तरह फर्स्ट चाइल्ड, अच्छा ये सूडो सेलेक्टर हमेशा कॉलन के साथ, और कॉलन के साथ आप ये कीवर्ड्स है। इसी तरह अगर मैं लास्ट चाइल्ड करूँ तो अब ये किसको हिट करेगा, ऑरेंज कलर किसको देगा, सबसे लास्ट वाले चाइल्ड को करेगा। ठीक, अच्छा अगर मैं फर्स्ट और लास्ट ना करना चाहूँ बल्कि कोई भी रैंडम सेलेक्ट करना चाहूँ, रैंडम का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ जी कि 1 2 3 4 5 पांचवा LI सेलेक्ट करूँ। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, न फर्स्ट चाइल्ड न लास्ट चाइल्ड, बल्कि एक टर्म है मेरे पास जिसको हम कहते हैं nth चाइल्ड। जब मैं nth चाइल्ड करूँगा तो ये आप साथ देख रहे हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट है, यहाँ मैं उस चाइल्ड का नंबर बताऊंगा। अगर मैं यहाँ लिखूँ ना 5, तो nth चाइल्ड का मतलब रैंडम, और रैंडम में उस n को स्पेसिफाई करने के लिए मैंने वो n का नंबर दे दिया विच इज 5, एंड व्हाट विल इट टेक 1 2 3 4 एंड 5। तो nth चाइल्ड से ये जाके किसको हिट करेगा, पांचवें चाइल्ड से हिट करेगा, पांचवें चाइल्ड को हिट करेगा। टेक्स्ट को वाइड करना हो तो बेटा वो सिंपल है ना कि आप, ये काम यूं तो नहीं हो सकता ना, ये काम फिर यूं होगा कि आप 5th चाइल्ड के अंदर प्रॉबेबली जो एंकर है उसको जाके कलर चेंज करें, बिकॉज कलर की प्रॉपर्टी बेसिकली एंकर को लगती है ना, बाकी बेसिक्स तो सेम है। क्लियर होगी बात, ये काम कर सकते हैं। सॉरी, अच्छा अगर आपने 5 और 8 को करना हो तो फिर तो मतलब यहाँ पे 7 लिख दें, मैनुअली लिखना है। यहाँ पे nth चाइल्ड के अंदर आप कोई फार्मूला भी बना सकते हैं, खुद से कोई एल्गो बना सकते हैं, यानी कोई एक खास पैटर्न बनाना है आपने, उसकी बेस पे कोई कैलकुलेशन करनी है, आप वो कैलकुलेशन का रिजल्ट भी यहाँ दे सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर आपने 4 या 5 को रैंडमली पिक करना है तो फिर आपको खुद उन चाइल्ड को स्पेसिफाई करना है। जितने भी जेनेरिक रूल्स है ना वो CSS में गिवन है, लेकिन जो स्पेसिफिक रूल है जो आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक है उसको फिर आपने खुद बनाना है। जेनेरिक रूल कौन कौन से हैं, यानी फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्ट करना है, लास्ट चाइल्ड सेलेक्ट करना है, nth चाइल्ड सेलेक्ट करना है, तमाम के तमाम इवन चाइल्ड सेलेक्ट करने हैं, तमाम के तमाम वो बताता हूँ ऑड चाइल्ड सेलेक्ट करने हैं। ये तो जेनेरिक है सारे। इसके अलावा आपकी कोई कस्टम डिमांड है तो फिर आप अपना कोई एल्गोरिथम बनाएंगे, अपनी कोई फार्मूला बनाएंगे, और वो फार्मूला यहाँ दे सकते हैं, वो पूरी कैलकुलेशन करके उस चाइल्ड को सेलेक्ट करेगा। पता नहीं दैट्स अ गुड क्वेश्चन, लेकिन अगेन वो कोई सिनेरियो तो हो ना कि किस चाइल्ड को किस कंडीशन की बेस पे सेलेक्ट करना है। यानी मैं आपको सिंपली ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे आप ये कह सकते हैं जी कि 6 चाइल्ड हो, 6 का मल्टीप्लाई बाय 2 हो, उसको +3 में ऐड करें तो ये जो कैलकुलेशन का रिजल्ट बनता है उस चाइल्ड को जाके सेलेक्ट करके उसको स्टाइल दे दो। अब पता नहीं का मतलब मुझे वो क्राइटेरिया ही नहीं पता कि मैं किसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ। हाँ, वो इसका कोई मतलब सोचना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग ऑन करके सोचने में टाइम नहीं गुजार सकते हम, बट वी कैन डू दैट। आई मीन फ्लेक्सिबल इनफ है, मतलब यही कह रहा हूँ कि कोई ना कोई रूल बनाना पड़ेगा हमें खुद। नहीं, वो लूप्स पर ये प्रोग्रामिंग नहीं है ना, CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, यानी इसकी एक खास जगह पे जाके लिमिटेशन होती है। अगर वो काम जो आप चाह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं तो फिर हम इसके साथ यानी जावास्क्रिप्ट के जरिए CSS को चेंज कर सकते हैं। तो जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो उसमें हमारे पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे हाथ में आ जाएगी कि हम जिस तरह का मर्जी रूल बना के जिस तरह की मर्जी एक्सप्रेशन की कैलकुलेशन करके फिर स्टाइल दे करेगा, बिल्कुल करेगा। बेसिकली इसको क्या करें, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 + 4, तो ये क्या कर रहा है 1 1 1 1 + 4 5, तो वैसे सीधा सीधा 5 दे दें, इतना घबराने की क्या जरूरत है। नहीं, 1 और 4 इकट्ठे इस तरह टारगेट नहीं होंगे ना, ये जब ब्रैकेट में हम जितनी चीज़ें देते हैं ये पहले एवेल्युएट होंगी, यानी पूरा एक्सप्रेशन एवेल्युएट होके एक रिजल्ट बनेगा। जैसे मिसाल के तौर पे इस केस में ये क्या करेगा, यू आर एक्सपेक्टिंग जी 1 और 3 करे, ये कोई रूल है, ये रूल तो ये कहता है जी कि ये उस चाइल्ड को कंसिडर करे जो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट है। मिसाल के तौर पे ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा, उसको 3 में प्लस करेगा, क्या बन जाएगा 3 + 1 4, तो ये 4th चाइल्ड को रिजल्ट देगा।
अगर एक मिनट में मुझे इनका जवाब पूरा देने दें, फिर मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ये चाहती हैं कि 3 और 4 दोनों करें, तो सिंपली आप इसको 3 कर लें, और चलें ये भी आपके लिए नई बात है, इनकी वसीले से ये कर लें, दोनों को करेगा। तो जब भी आप एक ही रूल 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को देना चाहें, तो आप सेलेक्टर्स को कॉमा से सेपरेट कर लें। सेलेक्टर्स को, माइंड यू दिस इज द सेलेक्टर, दिस इंटायर थिंग इज अ CSS सेलेक्टर। क्लियर? हमने कितने सेलेक्टर पढ़े हैं? ID सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, टैग नेम सेलेक्टर, यूनिवर्सल स्टैटिक सेलेक्टर पढ़ा है? पता नहीं पढ़ा, चलिए नहीं पढ़ा तो खैर है, पढ़ा तो तब भी खैर है। स्टैटिक सेलेक्टर, सूडो सेलेक्टर। तो ये अगर मल्टीपल सेलेक्टर्स आपको साथ देने तो कॉमा के सेपरेशन के साथ दे सकते हैं, एंड दिस इज द वे एक्चुअली यू कैन डू दैट। ठीक है, मुझसे गलती होती है कि मुझे कोई एडवांस चीज़ बोलनी नहीं चाहिए, वरना मुझे ही फंसा लेते हैं, और मेरे लिए उसका जवाब देना मुश्किल नहीं होता, उस जवाब को फिर जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी सिचुएशन की मोहताज होती हैं कि वो सिनेरियो बिल्ड होगा, फिर बताना ज़्यादा सूदमंद होता है। एनीवेज, आपका सवाल। हाँ, 3 4 6 7 8 9 जितने मर्जी कॉमा के साथ सेपरेट कर लें। यानी आप लेट सपोज चाहते हैं जी कि आप ऑड इवन सेलेक्टर जो अभी बताने लगूँ आपको नहीं पता, या आप वो यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप इसी तरह कर लें, n सेलेक्टर 5, n सेलेक्टर 3, n सेलेक्टर 4, n सेलेक्टर 7, जितने सेलेक्टर का नेम नहीं, वो रूल्स तो हमें, मतलब वी हैव टू एक्चुअली फॉलो द रूल्स ना। एनीवेज, ये क्लियर हो गया। तो nth यानी फर्स्ट चाइल्ड, ये कब सूटेबल है? जब आपने किसी एक पेरेंट एलिमेंट के चाइल्ड में से कोई 1 2 4 nth इवन ऑड सारे सेलेक्ट करने हो। अब हम चलते हैं इवन ऑड पे। आप लेट सपोज आपको कोई प्रॉपर्टी याद नहीं है ना, तो यू ऑलवेज कैन एक्चुअली डू इट लाइक दिस। मैं यहां पे कर रहा हूं जी कि वो खुद ही आ जाता है कॉमा से, वैसे कंट्रोल स्पेस से भी आता है, ठीक है। nth चाइल्ड ही करें, और उस nth चाइल्ड में आप करें ऑड। आई होप दिस शुड वर्क। तो अब ये ऑड जो आपने दिया है, इसकी वजह से 1 ऑड होता है, फिर 3 ऑड होता है, फिर 5 ऑड होता है, फिर 7, और फिर whatever it is। और अगर आपने सारे के सारे इवन सेलेक्ट करने हैं तो अगेन nth चाइल्ड ही, और फिर क्या करना है आपने? इवन करना है। तो ये कहाँ से शुरू होगा? 2 4 6। और अगर आपने ऑड को अलग और इवन को अलग करना है तो आप 2 कर लें। यस, ऑड को अलग कर दें और इसको आप कर दें जी ब्लैक। तो अब ऑड ब्लैक है और इवन जो है वो ये। अगेन ये ज़रूरी है कि आपने लिस्ट आइटम और उसके साथ यूज़ किया। आपके पास एक डिव है, उस डिव के अंदर 4 पैराग्राफ हैं या 4 हेडिंग्स हैं, तो आपने उनको अल्टरनेटिव, आपने बड़े पर्सपेक्टिव में सोचना है इसको याद करके, या इसको लेके, ठीक। इसके अलावा ये जो आपका सवाल है ना, इस पे बहुत सारे जवाबात इसके बन सकते हैं। हमारे पास कुछ और सिंबल्स हैं जो कि टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं किए, लेकिन मुझे देख के भी अगर बताना पड़ा तो आई डेफिनेटली टेल यू कि जिन पे ये कैलकुलेटेड रिजल्ट्स बना के हम या मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस दे के उन एक्सप्रेशंस की बेस पे सेलेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। तो आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ फॉर नाउ कि फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, nth child, let me pick up any other if I can tell you something। तो जब आपको ये एक दफ़ा ये पता लग जाता है ना कि यूज़ कैसे करना है, तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे इनमें से कुछ हैं जिनका मुझे भी नहीं पता, ठीक। जो मोस्ट कॉमन है वो मैंने आपको बता दी हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनका अभी तक मुझे भी नहीं पता, बट आपको यूज़ करना आ गया। आप सिंपली फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई जानना चाहता है जी कि ये बैकड्रॉप क्या करता है, आप सिंपली जाके इसको कॉपी करें और गूगल पर लिखें जी बैकड्रॉप सूडो सेलेक्टर, क्लियर, आपको वो उसका पर्पस भी बता देगा। इसी तरह आपके पास पैराग्राफ है, पैराग्राफ में 10 लाइनें हैं, आप चाहते हैं कि पैराग्राफ की पहली लाइन हाईलाइट हो जाए, गॉट इट। तो उसके लिए मेरे ख्याल में एक सूडो सेलेक्टर होता है, फर्स्ट लाइन या समथिंग लाइक दैट। जैसे ये ना फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट ऑफ टाइप है, फर्स्ट लेटर है। फर्स्ट लेटर का मतलब अक्सर आपने देखा होगा कि पूरी लाइन या पूरा पैराग्राफ है, उसका जो पहला लेटर है वो ज़रा बड़ा करके लिखा होता है और बाकी सारा कुछ छोटा लिखा होता है। नहीं, गूगल वो तो कैपिटल और स्मॉल है ना वो। जैसे अखबार में, न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कैप्स,
पहला बड़ा होता है थोड़ा, यानी कुछ भी आप करना चाहते हैं, यानी फर्स्ट लेटर को आप कुछ डिफरेंट स्टाइल देना चाहें, उसका साइज बड़ा करना चाहें, उसका फॉन्ट फेस चेंज करना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, तो फर्स्ट लेटर ये। फर्स्ट लाइन जो अभी आपको बता रहा था कि फर्स्ट लाइन का मतलब आपके पास पैराग्राफ है, उसमें 8-10 लाइनें, और पहली लाइन पे आप कोई डोमिनेंट स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो। ये जो 3 चीज़ें हैं ना, MOZ, ये अलग है उससे, ये वैसे बता रहा हूँ। 3 चीज़ें हैं इनमें, एक डैश MOZ, डैश MS और डैश वेबकिट। ये 3 चीज़ें कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ये ब्राउज़र के फॉल बैक्स हैं। अक्सर ये होता है कि CSS की प्रॉपर्टीज़, कुछ CSS की प्रॉपर्टीज़ सारे ब्राउज़र में सपोर्टेड नहीं होती, तो उन ब्राउज़र्स के लिए ये फॉल बैक ऑप्शंस हैं। MOZ मोजिला के लिए, MS माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउज़र, पुराने ब्राउज़र्स के लिए, और वेबकिट जो है वो 3-4 के कॉम्बिनेशन, सफारी है, क्रोम है और समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये अभी आपके काम की स्टिल चीज़ें नहीं है। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि कोई भी सूडो सेलेक्टर जो मैं अभी तक नहीं पढ़ा सका, लेकिन आपको ये बता दिया कि सूडो सेलेक्टर करता क्या है और ये कैसे बिहेव करता है किसी एलिमेंट पे। तो अब जो मैं नहीं भी पढ़ा सका, आपकी नज़र में कहीं वो आए, उसको उठा के गूगल में पेस्ट करें, उसका पर्पज़ आपको पता लग जाएगा और उसको उठा के यूज़ कर लें। ठीक, ये ऐसे केस में पॉसिबल है कि आप कहीं नेट से हेल्प ले रहे हो और आपके सामने कोई कॉलन के साथ इस तरह का कोई ऐसा लेटर आ जाए अजीब सा, जिसके बारे में आप कहें जी यार ये तो कोई ड्रामा, ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सूडो की स्पेलिंग ये है, ठीक है, सूडो सेलेक्टर्स। तो हम जैसे इनपुट एलिमेंट नहीं पढ़ा था, इनपुट टाइप हमने 1-2 बता दी थी, बाकी सारी आपने देख ली थी, तो वो यहाँ पे इसकी पूरी लिस्ट आपको मिल सकती है सूडो सेलेक्टर्स की। ठीक है, अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन। यहाँ एक पूरी लिस्ट भी होती है इसकी, पता नहीं कहाँ मिलेगी वो। यस, दिस वन। एक्टिव क्या करता है, चेक्ड क्या करता है, डिसेबल्ड क्या करता है, एम्प्टी क्या करता है, इनेबल्ड क्या करता है, फर्स्ट चाइल्ड क्या करता है, फर्स्ट ऑफ टाइप क्या करता है, फोकस क्या करता है, हॉवर क्या करता है, इन रेंज, इनवैलिड, लैंग, लास्ट चाइल्ड, लास्ट ऑफ टाइप, लिंक, नॉट। अब नॉट कब यूजफुल हो सकता है कि तमाम वो एलिमेंट्स जो पी नहीं है। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल आपके पास एक डिव में एंकर भी है, पैराग्राफ भी है, हेडिंग भी है, ये सारे टेक्सचुअल एलिमेंट्स हैं। आप चाहते हैं कि सारों को टेक्स्ट का कलर दिया जाए वाइट, सिवाय पैराग्राफ के, यानी हेडिंग, एंकर और बाकी जितने भी टेक्सचुअल एलिमेंट्स हैं उनको कलर दिया जाए, बीच में जितने पैराग्राफ हैं उनको क्या कर दे, स्किप कर दे। तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, नॉट, और नॉट के बीच में कोई क्लास सेलेक्टर दे दें, आईडी सेलेक्टर दे दें या नेम सेलेक्टर दे दें, कुछ भी, तो ये उस तरह से काम करेगा। nth चाइल्ड हमने पढ़ लिया, nth लास्ट चाइल्ड, nth लास्ट ऑफ टाइप, nth ऑफ टाइप, ये सारों की कहानी और डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक, क्लियर होगी बात। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो शायद मैं स्किप कर गया हूँ। आपने देखा है कि इनके साथ एक कॉलन आ रहा है, जिनके साथ एक कॉलन आए उन्हें हम क्या कहेंगे, सूडो क्लास, और जिनके साथ 2 कॉलन आएंगे उनको हम क्या कहेंगे, सूडो एलिमेंट्स। तो आफ्टर, बिफोर, फर्स्ट लेटर जो अभी डिस्कस किया था, फर्स्ट लाइन, मार्कर और सिलेक्शन, ये सारे क्या हैं, सूडो एलिमेंट्स, और ये सारे क्या हैं, सूडो क्लासेस। मार्कर से पता नहीं क्या होता है, अभी बार बार ये बोल रहा हूँ बार बार ये बोल रहा हूँ, फिर सवाल मुझे से हो रहा है राइट, चले मार्कर पे देख लेते हैं, सिंपल इतना सा काम है। मार्कर कलर रेड, ये जो UL और LI के मार्कर्स का कलर चेंज करना है, ठीक है और अगर मैं लेट्स सपोज इफ इन केस, यहाँ से आप उसकी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं, डेफिनेशन एंड यूजेज। द मार्कर सेलेक्टर सेलेक्ट्स द मार्कर ऑफ द लिस्ट आइटम। इसका मतलब आपको ये पता लग गया कि मार्कर्स किस लिए यूज होते हैं, सिर्फ इतनी सी कहानी है, एक लाइन आपको पढ़नी है, वो क्या करता है। लेट्स सी, आप कोई और किसी के बारे में सवाल मुझसे पूछें जो मुझे नहीं पता, सिलेक्शन देखें, अब ये तो पता ना अप्लाई कैसे करना है, तो पर्पज इसका यहाँ से देखना कौन सा मुश्किल है। सिलेक्शन सेलेक्टर मैचेस द पोर्शन ऑफ एन एलिमेंट दैट इज सेलेक्टेड बाय द यूजर ओनली इफ यू, मतलब जितना टेक्स्ट आप यूजर सेलेक्ट करेगा ना उस पर वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। ये बैकग्राउंड कलर क्या स्पेसिफाई हुए, येलो, आप इसे कर दें फॉर एग्जांपल रेड। ठीक, रन करें। अब जिसको मैं सेलेक्ट करूंगा वो, सॉरी, हाँ, बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, हाँ हो गया ना, कलर रेड हो गया, कलर देखने रेड, टेक्स्ट कलर रेड, और बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया, ये उल्टा हो गया।
फ्रॉम वेयर इट इज़ पिकिंग इट अप, इसको अपना उस पर स्टाइल अप्लाई करेंगे तो ठीक हो जाएगा। बहरहाल इट इफेक्ट्स दी कलर एंड द बैकग्राउंड कलर ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट किसी भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, वो डिफॉल्ट ब्लैक कलर होता है या ग्रे कलर या कुछ भी होता है, तो आप उसको चेंज करना चाहें तो ये काम हो सकता है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यू माइट फील कि यार ये तो हमारे काम की नहीं है, तो छोड़ दें भाई, इसीलिए तो सारी पढ़ाते नहीं है, वरना तो सूडो सेलेक्टर पे पूरे 1 महीना 1.5 महीना गुजर जाए इस कोर्स का। चलें जी, ठीक हो गया। आखिरी चीज़ एक और कर लें, हर चीज़ के बाद एक और चीज़ याद आ जाती है एंड दैट इज़ रिलेटेड टू वन ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव एक्चुअली फ्रीक्वेंटली बीन यूजिंग, बैकग्राउंड इमेज CSS के अंदर हम लगा सकते हैं, ठीक है, हम उसको भी देख लेते हैं। तो दैट शुड बी द लास्ट थिंग। तो अब मैं इन सारी चीज़ों को मिटा देता हूँ और साथ में इसको भी मिटा देता हूँ। मेरे पास बॉडी है और मैं इस बॉडी को अच्छा जिसको सॉरी मैंने अभी एक लफ्ज़ बोला था यूनिवर्सल सेलेक्टर, आप में से कुछ लोगों ने ना किया था जी कि हमने नहीं पढ़ा। अब देखें मेरे पास कोई स्टाइल नहीं है ना, तो कुछ ब्राउज़र ने प्रीसेट्स दे दिए, UL को लेफ़्ट साइड से पैडिंग प्रीसेट दी है, आपको पता है सारी, और UL टॉप बॉटम से मार्जिन भी लेती है, और जब मैं पैराग्राफ ऐड करूँगा तो पैराग्राफ टॉप बॉटम मार्जिन लेगा, हेडिंग ऐड करूँगा तो हेडिंग भी टॉप बॉटम मार्जिन लेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो स्टाइल है ये पहले से ब्राउज़र अप्लाई करता ही करता है, और फिर जब मैं किसी भी UL की पैडिंग और मार्जिन को रिमूव करना चाहूँ, लेट्स सपोज मेरे पास 4 ULs हैं, तो मुझे चारों को अलग अलग टारगेट करके उनका मार्जिन रिमूव करना है, उनका पैडिंग रिमूव करना है, तो ये बड़ा हेडेक हो जाएगा। मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे पास CSS का एक सेलेक्टर है जिसे हम स्टैटिक बोलते हैं, जिसे हम यूनिवर्सल सेलेक्टर बोलते हैं। स्टैटिक का मतलब है सेलेक्ट एवरीथिंग इन HTML, और मैं इसे कह दूँ जी पैडिंग 0 और मार्जिन 0। इसका मतलब ये है कि जितने भी UL LI H1P जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की प्रीसेट्स उठाते हैं इन टर्म्स ऑफ पैडिंग एंड मार्जिन, वो सारे क्या कर दो, ख़त्म कर दो। तो अब जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब में कोई प्रीसेट नहीं होगा। तो ये स्टैटिक क्या है, बेसिकली यूनिवर्सल सेलेक्टर है। तो अब CSS के कितने सेलेक्टर पढ़ लिए आपने, क्लास सेलेक्टर, ID सेलेक्टर, टैग नेम सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर, सूडो सेलेक्टर और मुख्तलिफ सूडो सेलेक्टर्स की टाइप्स, ठीक। एनीवेज, सो दिस वाज द लिटिल पॉइंट अगेन दैट आई जिक्र हुआ था, तो मैंने कहा इसको भी साथ साथ करते चलें। अब मेरे पास HTML में कुछ भी नहीं है, मैंने बॉडी को टारगेट किया और इस बॉडी को दे दिया बैकग्राउंड। अब ये देखें बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी में कई चीज़ें आती हैं, बैकग्राउंड अटैचमेंट है, बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड पोजीशन है, बैकग्राउंड रिपीट है, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी हैं। सारों को तो ज़ाहिर है साथ साथ पढ़ ही लेंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल सिर्फ क्या ऐड करना चाह रहा हूँ जी, बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी। अब जब बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, तो इमेज ने कहाँ से आना है, जैसे आप इमेज का टैग देते हैं ना, तो इमेज के टैग को क्या चाहिए होता है, सोर्स चाहिए होता है कि कहाँ से इमेज ने उठ के आना है। तो जब आप CSS में किसी इमेज को अप्लाई करेंगे तो आपको बेसिकली क्या बताना है कि इमेज ने कहाँ से आना है। तो उसके लिए आप URL का ये जो फंक्शन है ये देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कोट्स में पाथ दे दूँगा उस इमेज का, या उस फोल्डर का जहाँ मेरा इमेज पड़ा हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो मेरा इमेज कहाँ पड़ा हुआ है, मैंने डॉट दिया, स्लैश दिया, डॉट स्लैश का मतलब करंट फोल्डर, और उसके अंदर it.jpg के नाम से फोल्डर इमेज पड़ा हुआ है। तो आप अगर यहाँ पे आएंगे तो ये तमाम का तमाम जो इमेज है ये पूरी उस बॉडी पे अप्लाई हो गया, ठीक है। तो मेक सेंस। अच्छा, हम अक्सर बॉडी पे इमेज नहीं अप्लाई करेंगे, हम इमेज अप्लाई करेंगे किसी पर्टिकुलर छोटे से एरिया पे, स्मॉल पोर्शन पे, किसी एक सेक्शन पे। जैसे अभी जो मैंने आपको टास्क दिया था ना, तो उसमें वो हेडर के ऊपर एक इमेज आ रहा था, तो कुछ लोगों ने बैकग्राउंड इमेज लगाने की कोशिश की है, तो मैंने मना किया था कि जब तक मैं बताऊँ ना तब तक ना ही लगाएं तो बेहतर है। हालांकि उसमें कोई ऐसा वो है नहीं, बुराई नहीं थी। खैर, तो नॉर्मली मतलब वो एक यूज़ केस है कि हम बैकग्राउंड इमेज कहाँ यूज़ कर सकते हैं। फुटर में भी, फुटर के बैकग्राउंड में भी नॉर्मली इमेज यूज़ कर सकते हैं।
फिर ये एक डिबेट होती है जी कहाँ बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए, तो अभी हम उस डिबेट में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आपने ये तरीका सीख लेना है, फिर जब डिज़ाइन बनाएंगे तो मैं खुद एक्सप्लेन कर दूंगा, हिंट दे दूंगा कि कहाँ यूज़ करना है कहाँ यूज़ नहीं करना। जी जी लग नहीं रहा, लग गया जो। अच्छा मैं फोल्डर बना लेता हूँ, कसमें यकीन कर लें इसी तरह होता है। असल में प्रॉब्लम पता है क्या होता है, नॉर्मली लोग रिलेटिव पाथ में और एब्सोल्यूट पाथ में कंफ्यूज होते हैं। अब मुझे नहीं पता मैं अभी तक ये बताया रिलेटिव पाथ या एब्सोल्यूट बताया, लेकिन एनीवेज मैं पहले आपको प्रॉब्लम डिस्कस कर लेता हूँ। आई मीन आपने एसेट्स बनाया, एसेट के अंदर आपने इमेज बनाया, और अब आप इस इमेज को उठा के एसेट में ले जाएं और इस एसेट से भी उठा के इमेज में ले जाएं, एंड यू वांट दिस टू बी एक्चुअली अप्लाइड एज अ बैकग्राउंड इमेज। सो इसमें कोई इशू नहीं है, बिकॉज इमेज को बैकग्राउंड इमेज that's going to be URL and that's going to be this assets, this तो आप जितना मर्जी लंबा या छोटा पाथ दें, it shouldn't have any effect. The only reason is कि मैंने जब आपने शुरू में एक दफ़ा सवाल किया था जी कि आप ये डॉट ना भी दें तो इमेज ऐड हो जाता है, उस वक्त मैंने भी यही जवाब दिया था कि आप दें मेहरबानी करें, क्योंकि कहीं जाके आप फंसेंगी। अच्छा ठीक हो गया, वो अगेन मैं समझ गया आपका इशू ही पाथ का है, तो मैं चलें वो भी क्लियर कर देता हूँ पाथ का इशू कैसे रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने इसको यहाँ से कट किया, कम इनसाइड, और यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाए विच इज़ CSS। हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर यही था पहले भी, इज़ इट? अब कह रही हैं ऐड करूँ, अब ज़रा गौर से समझिएगा। अब CSS को मैं दोबारा यहाँ से ओपन करता हूँ और मैं कहता हूँ जी बैकग्राउंड इमेज URL। अब पहली बात तो ये समझें कि हमारा जो इमेज है ना वो अब करंट फोल्डर में नहीं रहा, हमारा जो इमेज है वो करंट फोल्डर में नहीं रहा। वो किधर है? वो करंट फोल्डर से पिछले फोल्डर में, करंट फोल्डर से, करंट फोल्डर कौन सा है? CSS ना, जिसके अंदर CSS की फाइल पड़ी हुई है। इमेज किधर है? इस करंट फोल्डर से पिछले फोल्डर में एक और फोल्डर है। तो पहले तो आप करंट फोल्डर से बाहर निकलें। डॉट का मतलब क्या है? करंट फोल्डर। डॉट का मतलब करंट फोल्डर, दो दफा डॉट का मतलब है करंट फोल्डर से पिछला। दो दफा डॉट का क्या मतलब है? करंट फोल्डर से पिछला फोल्डर, वन स्टेप बैक। जब वन स्टेप बैक जाएंगे तो उसने कहा जी वन स्टेप बैक आप आए हैं तो इसमें आप दो फोल्डर हैं, एक इमेज का है और एक CSS का है। आपने किस में जाना है? इमेज में, और इसमें आपने ये करना। तो अब दो डॉट के बजाय, दो डॉट क्यों है? अगर तो मेरा इमेज सेम फोल्डर में होता जिस फोल्डर में CSS की फाइल खुद पड़ी है तो फिर मैं पाथ कैसे देता? ./, इसका मतलब करंट फोल्डर। अगर मेरा इमेज करंट फोल्डर से पिछले फोल्डर में पड़ा है, अब मिसाल के तौर पे ये जो इमेज का फोल्डर है ना ये एसेट से भी बाहर होता, तो फिर मैं पता है क्या करता? पहले तो ये देख लें ये काम करेगा, ठीक। अच्छा अब इसने काम नहीं किया, विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट शुड डू। तो आप जाके इसका पाथ देखेंगे, आपका पाथ पूरा बन रहा है या नहीं बन रहा। ये क्या बॉडी नहीं आ रही इसमें? ओके, वहां हमने पाथ चेंज किया है, लेकिन चूंकि हमने स्टाइल की फाइल करंट फोल्डर से उठा के अंदर वाले फोल्डर में मूव कर दी तो ये लिंक ही खराब हो गया, ये लिंक ही ब्रेक हो गया। ये इशू उधर नहीं था, ये इशू किधर था? इधर था, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, देखें ये मैं क्या कह रहा हूं, ./ यानी करंट फोल्डर विच इज टेस्ट। तो ये स्टाइल को किधर ढूंढ रहा है? टेस्ट के अंदर, वहां तो है ही नहीं, हमने वहां से मूव कर दी, ठीक। तो हमने क्या करना है, अब हमने कहना है जी कि करंट फोल्डर के अंदर एक एसेट नाम का फोल्डर है, एसेट के अंदर एक CSS नाम का फोल्डर है, और उसके अंदर CSS style.css, ठीक। तो वो उसका इशू नहीं था, दैट शुड वर्क परफेक्टली फाइन। ये इशू उसके पाथ का था, CSS के पाथ का था। तो जब भी आप कोई एक्सटर्नल फाइल लिंक करें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हो सकता है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। वो क्या है?
पाथ। अब पाथ को रीड करना आ गया आपको। किसी भी फाइल के पाथ में एक दफ़ा डॉट आए तो इसका मतलब क्या है? करंट फोल्डर। 2 दफ़ा डॉट आए तो इसका मतलब क्या है? करंट से पिछला फोल्डर। 3 दफ़ा डॉट आए तो इसका मतलब क्या है? बस करो ना, रट्टा ही ना ला रखो। 3 दफ़ा डॉट का कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो मुझे पता था फ्लो में हो गएंगे तीसरा 3 4 दफ़ा डॉट करें तो डॉट ही डॉट लगाते रहे। तो अब लेट सपोज कभी ऐसा सिनेरियो हो कि हमें 2 का मतलब क्या है? करंट फोल्डर से पिछला फोल्डर। अगर हमें उससे पीछे भी जाना पड़े तो फिर हम 2 टाइम डॉट फिर स्लैश फिर 2 टाइम डॉट फिर स्लैश फिर ये देंगे। उससे भी पीछे जाना पड़े फिर 2 टाइम स्लैश फिर ये। उससे भी पीछे जाना पड़े फिर दिस। उससे भी पीछे जाना पड़े, जितना मर्जी पीछे चले जाए। आगे जाने के लिए स्लैश और पीछे जाने के लिए 2 टाइम डॉट्स के बाद स्लैश। तो ये पाथ में टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे जाने के लिए ये काम करते हैं। दैट्स परफेक्ट। बट नॉर्मली ऐसा कम होता है कि हम बैकग्राउंड इमेज को बॉडी को लें। अगर आपको फुल स्क्रीन का बैकग्राउंड इमेज लगाना है ना कहीं, तो फिर बॉडी को दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा कम होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब हम इसको रिमूव करते हैं। हाँ, अभी उस पर आते हैं ना। मैं पहले असल में अभी बैकग्राउंड इमेज को पूरा नहीं किया, ठीक है। बिल्कुल दे सकते हैं, एब्सोल्युटली दे सकते हैं। दिस इज अगेन अ सेकंड अप्रोच। आई मीन ये क्वेश्चन हुआ था मुझसे एक दफ़ा, तो मैंने उस टाइम रोक दिया था। तो मैंने कहा जी दिस इज़ द राइट टाइम टू टॉक अबाउट। आप यू आर एब्सोल्युटली फाइन टू डू ओवर देयर। मैंने ये पढ़ाने से पहले भी ये कहा है कि जब ये पढ़ लेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी जगह सूटेबल है बैकग्राउंड इमेज CSS में लगाने के लिए, और कौन सी जगह या कौन सी सिचुएशन सूटेबल है इमेज जो है वो HTML में लगाने के लिए। क्लियर? चलें बता ही देता हूँ। जहाँ इमेज के फ्रीक्वेंटली चेंज होने के चांसेस होते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द क्राइटेरियाज। जहाँ इमेज के फ्रीक्वेंटली चेंज होने के चांसेस होते हैं वहाँ आप CSS में इमेज नहीं लगाएंगे, और जहाँ इमेज के फ्रीक्वेंटली चेंज होने के चांसेस नहीं होते वहाँ आप क्या लगाएंगे? CSS में इमेज लगाएंगे। ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा बताने से और तजर्बे से। मैं आपको ना थोड़ी सी मिसालें देता हूँ, एक दो। लेट्स सपोज इफ़ आई कैन फाइंड समथिंग राइट ऑन हियर। दराज रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ? ये चीज़ें जस्ट मोर ऑफ एन एक्सपीरियंस शेयरिंग है, बिकॉज या मैं पॉज। अब हम जो बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे, मैं मिसाल देता हूँ। यहाँ पे मैं लगाता हूँ जी हेडर, ठीक। अब मैं इस हेडर के ऊपर, या ये हेडर मेन वो जिसमें सारा नेव बार और वो ऊपर बैनर एरिया, इसके अंदर मैं एक और डिव बना लेता हूँ जिसको मैं कहता हूँ जी इनर हेडर। तो मैं बैकग्राउंड इमेज किस पे लगाता हूँ? इनर हेडर पे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आप एबनॉर्मल बिहेवियर्स देखेंगे। सबसे पहले मैं इसको लगाता हूँ जी बैकग्राउंड इमेज। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मुझे स्क्रीन वाइड इमेज लगाना है और जिसकी हाइट भी थोड़ी कम हो वो लगाना है, तो बेहतर है कि मैं उस तरह का इमेज ले आऊँ ताकि मुझे ज़रा ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट होता दिखे उसका, ठीक है। तो मैं पहले एक फुल स्क्रीन इमेज ले आऊँगा, और Yandex इज़ समथिंग विच आई लाइक फॉर दिस। इसको मैं कहता हूँ जी कि वेब बैनर, और मैं इसको साइज़ दे देता हूँ जी 1920 बाई फॉर एग्ज़ाम्पल 400। वो जो टॉप पे छोटी सी स्ट्रिप होती है ना, उस तरह की मैं स्ट्रिप बनाना चाहता हूँ, ठीक है। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल आई लाइक दिस वन। और नॉर्मली इसी तरह का होता है कि हेडर का इमेज एक साइड से खाली होता है, एक साइड पे कोई इमेज होता है, ताकि वो बेसिकली टेक्स्ट आपको प्लेस करना हो वहाँ पे। एंड इफ़ आई क्लिक ऑन दिस, इफ़ आई क्लिक ऑन द सेव इमेज, और आई हैव दैट इन द टेस्ट assets images, or this is something BG header. Okay, so now if I go back and if I ask it like to be in the URL, पिछला फोल्डर, उसके अंदर इमेज का फोल्डर, और उसके अंदर BG हेडर। अब आपको इमेज नहीं शो होगा, ठीक है।
अब क्यों नहीं शो हो रहा, कोई बता सकते हैं? मुझे पता था, मैंने इसीलिए यही सिनेरियो किया, ये सबके साथ होगा इसीलिए मैंने पहले ये सोल्यूशन बता दिया कि बजाय इसके कि प्रॉब्लम संडे को फेस करके मंडे को आएंगे, ये नहीं हो रहा था। तो ये इसलिए नहीं हो रहा कि CSS में नॉर्मली ये जो एलिमेंट हमने दिया ना, इसकी अपनी कोई हाइट नहीं है। हेडर की कोई हाइट है, डिव की तो कोई हाइट नहीं होती, इस डिव की कोई हाइट है, इसकी भी कोई हाइट नहीं है। तो ये शो इसलिए नहीं हो रहा कि CSS में बैकग्राउंड इमेज जब देते हैं तो उस बैकग्राउंड इमेज को क्या चाहिए होता है, यानी उस बैकग्राउंड इमेज ने कहाँ लगना होता है, अपने पेरेंट के अंदर। अब वो इमेज तो पेरेंट के अंदर लग गया होगा, पेरेंट्स आपकी हाइट ही नहीं है, तो शो कहाँ पे हो? समझ आई बात? आप कहेंगे जी बॉडी, तो बॉडी वो पूरी व्यू पोर्ट उसकी हाइट होती है, लेकिन उसके अंदर कोई भी डिव है तो जब तक हम खुद उसे एक्सप्लिसिटली हाइट नहीं देते तो इमेज तो लग गया होगा। अब शो क्यों नहीं हो रहा भाई? क्योंकि जिस डिव पे इमेज लगाया उसकी हाइट ही नहीं है। ठीक, लेट मी शो यू। अब ये जो इनर है ना, अगर मैं इसको जाके हाइट दे दूं, अच्छा यही है ना, या मैं इसको कह देता हूँ जी कि पैडिंग टॉप बॉटम से 30 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से 0 दे दूं, तो कैन यू सी दिस? पैडिंग बेसिकली हाइट वाइज लगाई है ना, टॉप बॉटम की पैडिंग दी है उसको। तो इसका मतलब वो इमेज ठीक लगा था, आपके केस में भी इमेज ठीक लगा होगा, लेकिन आपको शो नहीं हो रहा था। यप हाइट दे दें, फिर भी नहीं हो रहा था, फिर हो गया था। तो रीज़न यही है ना कि या तो आप पेरेंट की हाइट दें या हाइट ना दें। नहीं, वो तरीका सही नहीं है वाकई, हाइट कोशिश करें ना दें। अभी आगे चलते हैं ना, अभी मतलब सिर्फ ये रीज़न बताया है कि जब आप इमेज लगाएंगे तो वो इमेज नॉर्मली शो नहीं होगा। और वो क्यों नहीं होगा? बिकॉज इमेज लगता है पेरेंट एलिमेंट पे, और तो पेरेंट एलिमेंट की तो हाइट ही नहीं है, तो वो दिखा क्या? जब वो दिखेगा नहीं तो उसके अंदर बड़ी कोई चीज़ भी नहीं दिखेगी। अब नॉर्मली हम हाइट नहीं देते, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अगर मैं इसके अंदर कोई कंटेंट लिखूं H1 और इसको कर दूं लॉरम 4 और यहाँ पे आके रिफ्रेश कर दूं, तो अब हमने हाइट नहीं दी, फिर भी ये काम हो गया। तो नॉर्मली आप कंटेंट भी, अच्छा फिर चलें और देते हैं, लॉरम 20 समथिंग लाइक दैट। अब आप क्या करें कि फर्दर अगर तो आपको ये चाहिए ही चाहिए लाजमी, फुल इमेज दिखाना है आपको, तो फिर आपको पता ना आप कितनी हाइट का इमेज लाएं, उसको 400 दे दें और इमेज को उसको 400 हाइट दे दें, दैट वुड बी ओके एंड फाइन। ठीक, लेकिन अगर आप नहीं देना चाहते फुल हाइट, ज़रूरी नहीं है कि आपको फुल इमेज दिखाना ही दिखाना है, तो फिर कंटेंट जितना भी बीच में डले वो डाल के पैडिंग टॉप बॉटम 50 पिक्सल्स दे दें, लेफ्ट राइट 0 दे दें, या पैडिंग उतनी दे दें जितनी उसकी हाइट है। अब एक और मसला है, मसला नहीं मतलब ये जस्ट, अब आप कहेंगे सर फिर आपने पोजीशन में क्यों इतना ड्रामा लगाया है? ये काम ठीक था अगर कि हम किसी भी पेरेंट इमेज के ऊपर टेक्स्ट ला सकते हैं इस तरह से, तो वो पोजीशन वाला क्या ड्रामा है? अगेन हर चीज़ की अपना अपना यूजेज है, अपना अपना उसका यूज़ केस है। ठीक, तो अगर आपको ये आसान लगता है तो आप ये कर सकते हैं बाय द वे, लेकिन उन इमेजेस के लिए जहाँ CSS का बैकग्राउंड इमेज लगाना मकसूद है। ये तो आपको डिसीजन आ गया ना। अब लेट्स सपोज आपने किसी प्रोडक्ट पे, जैसे मैंने कल BBC न्यूज़ वाला पेज दिखाया था आपको, आप मुझे कहें जी इस पे CSS का इमेज लगा दें, किधर गया? तो इस पे CSS बैकग्राउंड नहीं लगाएंगे भाई कभी भी आप, तो इसके ऊपर जो कंटेंट आ रहा है तो ये फिर कैसे लगाएंगे? तो पोजीशन से लगाएंगे ना, इसका मतलब पोजीशन की वर्थ अपनी जगह बरकरार है। ठीक है, एनीवेज, तो यहाँ पे हम आगे ये, अब आप देख रहे हैं कि आपका इमेज जो है ये फुल शो नहीं हो रहा, क्योंकि इमेज की विड्थ कितनी है 1920, तो इमेज तो बाहर जा रहा है, क्योंकि हमारा एक्चुअल इमेज तो ये था ना। तो इसमें ये वाला पोर्शन तो सारा ब्राउजर से ही बाहर जा रहा है, नजर आ रहा है? Here is another property which comes into play and that is called as background position. आपने ऑब्जेक्ट फिट के साथ क्या पढ़ा था? ऑब्जेक्ट पोजीशन, और उसको कितनी वैल्यूज देते थे? 2, और वो 2 किस लिए थी? आप इमेज का जो हिस्सा
विजिबल करना चाहते हैं वो करें। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है लेफ़्ट टॉप, ठीक, आप इसे दे दें सेंटर सेंटर, सॉरी समझ नहीं आई, सेंटर मतलब व्हाट्सोएवर ऑप्शन इज़ देयर। मैंने आपको सिर्फ बताना था कि ये कर सकते हैं, सेंटर करें, राइट करें। वैसे मुझे तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप सेंटर राइट कर दें, वो अब बुरा लग रहा है ना थोड़ा सा ज़्यादा, वो पूरा राइट पे आ गया। तो अगेन वट एवर योर और वेयर एवर योर डिमांड गेट्स फिट इन, यू कैन यूज़ दैट। और बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टीज़ की और भी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। ये क्लियर हो गया जी? कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब इसमें हम सर ये पोजीशन पे हम ये टैक्स दिए हैं, ठीक है, जब उनको डिव वापस क्रिएट करते हैं सर, इमेज नीचे हो जाते हैं, मतलब बैनर नीचे हो जाता है, तो जो एलिमेंट्स हैं वो सब ऊपर आ जाते हैं। इसकी क्या पोजीशन के साथ ही चेंज होना चाहिए? नहीं, पोजीशन एब्सोल्यूट जो है ना, बेसिकली पहली बात तो ये है कि वो विड्थ को डिस्टर्ब करती है। अब मुझे नहीं पता कि आपका वो क्वेश्चन, हाई फाई मतलब बैनर नीचे आ जाता है और टैक्स अपनी जगह पे रहता है, टैक्स उसके साथ नहीं आता। नहीं, ये फिर देखना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली पोजीशंस ना दो इकट्ठी काम करती हैं, जो मैंने आपको अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ाया। रिलेटिव पेरेंट को और चाइल्ड को एब्सोल्यूट देंगे तो फिर चाइल्ड पेरेंट के साथ ही मूव करेगा। कोई इशू नहीं। नेक्स्ट, अगर मुझे अभी तो लेट्स सपोज वी गॉट लेट ना, नेक्स्ट टाइम मुझे याद कराइएगा, मैं जैसे आज इनके एड्रेस इशूज़ एड्रेस किए, मैं उसको डाउनलोड करके वो जो आपका प्रॉपर इशू है उसको एड्रेस कर दूँगा। कोई इशू, ठीक है जी जी। एक और चीज़, इसके बाद हम टास्क पे मूव करते हैं। अगर मैं ये इमेज, अभी तो मेरा हेडर पे है ना, अक्सर ये इमेज होता है हमने किसी सेक्शन में रखा होता है, और वो सेक्शन पेज के मिड में होता है या बॉटम में होता है। ठीक है, मिसाल देता हूँ मैं आपको। मैं यहाँ पे इंटेंशनली पेज स्क्रॉल क्रिएट करता हूँ और फिर आपको वो डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। अब आपका अक्सर ये होता है कि ये यहाँ पे है, ठीक है, और सेम काम मैं करता हूँ इसके बाद भी। सो जस्ट यहाँ पे जाएं, अब यहाँ पे आएँ, स्क्रॉल करके नीचे आएँ तो दिस, ये स्क्रॉल हो रहा है विद द पेज ऑफ इमेज। ठीक है, अगर मैं एक और प्रॉपर्टी दे दूँ इसको, अगेन ये ज़रूरी नहीं है, चूँकि मैं बैकग्राउंड इमेज पढ़ा रहा हूँ तो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हो सकता है आपको अच्छी लगे। बैकग्राउंड अटैचमेंट मैंने कर दी फिक्स्ड। ठीक है, अब अगर मैं जाऊँगा, ये किस लिए होती है ज़रा देखिएगा, ये देख रहे हैं, कुछ फील हो रहा है आपको? नहीं, कुछ नहीं फील हुआ आपको? इमेज फिक्स हो गई है, स्क्रॉल पे इमेज मूव नहीं कर रहा। समझ आ गई नहीं? इसको पैरालैक्स कहते हैं, मतलब सॉर्ट ऑफ, नहीं समझ आई आपको? आ गई? कोई फायदा नहीं, छोड़ दें। मैंने कहा वैसे ही प्रॉपर्टी एक है एक प्रॉपर्टी है, अक्सर इसका फ़ायदा आपको उसको उस वक्त लगेगा जिस वक्त आप कहीं ये चीज़ इम्प्लीमेंट हुई भी देखेंगे ना, फिर आप क्यूरियस हो रहे होंगे, यार ये मैं दिखाता हूँ आपको, इसका फ़ायदा दिखाता हूँ। चलिए, अगर मुझे कोई ऐसी वेबसाइट मिल जाए जिस पे ये पैरालैक्स लगा हो तो ज़्यादा सूटेबल हो जाएगा। आपको बाय द वे इसका फ़ायदा पता है, उस दिन मैं जो प्रोजेक्ट बना रहा था और आप मुझसे पूछ रही थी कि ये कैसे हो रहा है। ये देखें, ये देख रहे हैं, इस पे आप देखिएगा, नहीं इस पे नहीं आ रहा, वो जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ इस पे नहीं आ रहा।
अच्छा ये विदाउट पैरालैक्स है, ये विदाउट पैरालैक्स था, अभी जो आपको दिखाया ये विद पैरालैक्स है। ये देखिए नजर आ रहा है, ये बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड है। अगर मैं नॉर्मल होता तो ये इमेज साथ ही ऊपर स्क्रॉल कर जाता। अब जो ही ये यूं आएगा, अब नीचे वाला इमेज देखें वो भी फिक्स है, उससे नीचे वाला देखें वो भी फिक्स है, उससे नीचे वाला देखें वो भी। ये विद बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड है और ये विदाउट है, वो इमेज साथ ही ऊपर जा रहा है। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। भाई मेरे जहन में बैकग्राउंड की इतनी प्रॉपर्टीज हैं अभी, सॉरी दोबारा बोले, फिक्स्ड। अच्छा बैकग्राउंड रिपीट, एक और ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है। अक्सर ये होता है कि जब आप एक इमेज लगाएंगे ना, अगर वो इमेज छोटा होता, मैं अगर कोशिश करता हूँ इसकी विड्थ चेंज करके दिखाता हूँ। वो मैं नहीं डुप्लीकेट कर पा रहा, लेकिन अक्सर ये होता है कि जब आप बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं ना, वो इमेज साइज में छोटा होता है, तो वही इमेज विड्थ को फिल करने के लिए रिपीट हो जाता है। मिसाल के तौर पे पेरेंट की विड्थ है 100% और जो इमेज हमने, या पेरेंट की विड्थ है 1080 पिक्सल और जो इमेज हमने लगाया उसकी विड्थ है 400 पिक्सल। तो वो जो इमेज है वो पेरेंट को फिल करने के लिए अपने आप को रिपीट करेगा, यानी 480 पिक्सल जहां वो इमेज खत्म होगा वही इमेज दोबारा शुरू हो जाएगा, वही इमेज दोबारा शुरू हो जाएगा जब तक पेरेंट की हाइट विड्थ फिल नहीं होती। उस केस में आपके पास एक और प्रॉपर्टी आएगी। अगर वो इशू फेस करें तो आप सिंपली बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, ठीक। एंड दैट्स प्रीटी मच लाइक, नॉट प्रीटी मच, इनफैक्ट देयर आर मोर प्रॉपर्टीज विद इट, लेकिन वो जब आप कोई सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम फेस करेंगे तो फिर हम उसको एक्सप्लोर करेंगे कि क्या हो सकती है और क्या नहीं हो सकती। So we have talked about flexbox, we have talked about position properties, we have talked about lots of CSS properties. अब आखिरी बात, अगेन हर बात आखिरी होती है, उसके बाद फिर कोई नई शुरू हो जाती है। कल मैंने आपको कहा था जी कि आपने git add dot, ठीक, पहले गिट इनिट था ना, गिट इनिट सिर्फ एक प्रोजेक्ट में एक दफा करते हैं, उसके बाद कभी नहीं करते। तो गिट इनिट एक दफा कर दिया ना एक प्रोजेक्ट में, वो काफी है, बस दैट्स इट। उसके बाद सिर्फ क्या चलेगा, गिट ऐड डॉट। तो एक कमांड कम होगी, कंग्रेचुलेशंस। अब आपने करना ये है, अब अगला जो काम करना है ना आपने, वो मेरे सिस्टम पे ठीक चल जाएगा, आपके सिस्टम पे ठीक नहीं चलेगा। तो उसके लिए आपको अपना लैपटॉप है किसी के पास? अभी है? तो अगर मैं इनके सिस्टम पे डेमोन्स्ट्रेट करूं, क्योंकि वो पहली दफ़ा वो इशू आता है, नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आता, यानी आपको लॉगिन करना पड़ता है और अकाउंट सिंक करना पड़ता है। उसको मंडे को कर लें, अभी कर लें, बिकॉज अभी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, मंडे को कर लें। अगली कमांड याद रख लें बेशक, गिट कमिट -m और यहाँ पे कोई भी मैसेज लिख दें, हाय, हेलो। ये ज़रूरी नहीं है, खाली भी छोड़ दें, डबल कोट्स में खाली करके छोड़ दें, लेकिन हाय हेलो फिलहाल लिख दें। इस मैसेज का क्या पर्पज़ है ये भी बताऊंगा। तो आज की कमांड क्या है, गिट कमिट स्पेस -m स्पेस डबल कोट्स में हाय हेलो या कोई भी मैसेज, ठीक। अब जब मैं एंटर करूँगा ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, या आ भी सकता है मे बी कि मेरे से पहले यूज़ करने वाले सिस्टम जो है उन्होंने इसमें कोई ख़राबी ना की हो, जो अक्सर होता है। तो लेकिन आप जब ये कमांड लॉन्च करेंगे ना तो आपको एरर नहीं आएगा, लेकिन कुछ कन्फिग्रेशंस मांगेगा, और वो भी सिर्फ एक दफ़ा होती हैं, दोबारा कभी वो कन्फिग्रेशन नहीं मांगेगा। तो जब मैं इसे हिट करूँगा ना तो मुझे इसने कोई इशू नहीं दिया। ज़रा इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, मुझे इसने कोई इशू नहीं दिया, और ये उसने कहा जी फोल फाइल्स चेंज 30 इंजर्शंस दिस और वापस वही लाइन आ गई जो पहले थी, इसका मतलब नो एरर। लेकिन साथ में देखें कि इस गिट कमिट ने क्या किया, इसको खाली कर दिया, सोर्स कंट्रोल को क्या कर दिया, खाली कर दिया। बस ये कमांड है मंडे तक आपको, एक कमांड है गिट, सॉरी
आपने सिंपली देखें, आपने जब भी कोई चेंज की ना, ज़रा मैं दिखाता हूँ। फर्स्ट स्टेप कर लिया, आप नेक्स्ट टाइम जाके सिर्फ टर्मिनल ओपन करेंगे उसी फोल्डर में जिसमें पहले गेट इनिट कर चुके, उसमें आप क्या करेंगे, गेट ऐड डॉट गेट कमिट एम और एनी मैसेज एंटर कर देंगे। अब जब एंटर करेंगे तो ये आपको कोई मैसेज आएगा। अगर आप घर जाके ये करें और जो मैसेज आया आपको उसका स्क्रीनशॉट बना के मुझे ग्रुप में भेजिए, और मंडे को मुझे आप लैपटॉप दें, शुरू आपके लैपटॉप पे करूँगा ताकि वो जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है ना वो आपके लैपटॉप पे समझा दूँगा, या किसी के कोई भी वॉलंटियर। बिल्कुल, और मज़े की बात बताऊँ, ये होता ही इस काम के लिए है कि जब आप एक से ज़्यादा सिस्टम्स पे काम करें तो ये बहाना ही ना बचे जी कि मैंने फ़लाँ सिस्टम में काम किया था उधर ही रह गया। सेंट्रलाइज्ड कोलैबोरेटिव कोडिंग एनवायरनमेंट है। पूरी दुनिया के जितने भी डेवलपर्स हैं ना वो कोड शेयरिंग करते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, और ये बहुत ही कीमती चीज़ है। कीमती चीज़ इन द सेंस के बहुत टाइम सेविंग है, और पूरी दुनिया में जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स या कोलैबोरेटर्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन वर्बली हवा में नहीं करते जी, आपने कोड कर लिया जी, कर लिया, आपने काम कर लिया, जो टास्क दिए थे कर लिया, नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी कोई नहीं पूछता। हम जहाँ जॉब करते हैं ना, सुबह से लेके मतलब शाम 5 से लेकर रात 2 तक बैठे रहते हैं ना, कोई कुछ नहीं पूछता क्या किया क्या नहीं किया। सबसे एंड पे जो ये कमेंट करते हैं ना, कमिट, और इसके आगे जो मैसेज लिखते हैं ना, ये पूरी हायरार्की में CEO तक पता होता है कि फलां बंदे ने क्या कमिट किया है। उस कमिट में वो काम की रिपोर्ट होती है जो हम दे रहे हैं।